हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर C2 ने एक स्पिरिट सीड चुरा लिया था, जिसकी वजह से इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन का एक 9 लीफ एंसेस्टर यहाँ मास्टर C2 के पीछे पड़ जाता है, जो कि चाहकर भी मास्टर C2 को नहीं पकड़ सकता था। मगर दूसरी तरफ मास्टर C2 को अपने लिए एक फिजिकल बॉडी भी चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ इसी तरह से मास्टर C2 अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। और इसी को हासिल करने के लिए ये लोग फ्लेमिंग नॉर्थ पोल की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर इन लोगों को ज्यूली की रिस्ट्रिक्शन बैन फॉर्मेशन के अंदर डीमन बेबी जकड़ा हुआ दिखाई देता है। और चूंकि वॉन्गलिंग के लिए किसी भी रिस्ट्रिक्शन बैन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना आसान था, तो वॉन्गलिंग ने यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही किया। वो यहाँ पर ज्यूली की रिस्ट्रिक्शन बैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस फोर्थ एंसेस्टर को भी उसके अंदर जकड़ चुका, जो देखकर मास्टर C2 तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक तो इनके पास डीमन बेबी की बॉडी आ गई और साथ ही साथ इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन वाले लोगों की स्पिरिट सीड और साथ ही साथ ये फोर्थ एंसेस्टर भी। अगर ये सब मास्टर C2 ने एब्सॉर्ब कर लिया तो उनकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वॉन्गलिंग को तो अब स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल की फिक्र होने लगी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ वॉन्गलिंग से होती है, जहाँ पर वो परेशान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि अच्छी बात तो यह है कि सुजाकू एम्परर ने अभी तक स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया। अगर उसने किसी तरीके से मास्टर C2 के लगाए हुए सील को तोड़ दिया तो उसके बाद तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग पीछे की तरफ मौजूद मास्टर C2 की तरफ भी देखता है, जो कि डीमन बेबी की बॉडी के अंदर खुद को फ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें देखते हुए वॉन्गलिंग अपने मन में कहता है कि मास्टर C2 को इस बॉडी पर काबू करने में थोड़ा सा और समय लगेगा, तब तक तो वो मेरी मदद नहीं कर सकते। लेकिन मुझे कुछ भी करके उस स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल के अंदर से अपनी और मिस लिंगवान की सोल के टुकड़े को बाहर निकालना है, क्योंकि मैं सुजाकू प्लेनेट को छोड़कर जाना चाहता हूँ। सुजाकू प्लेनेट पहले ही केओस में जा चुका है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंशिएंट गॉडलैंड में मौजूद टाउसन है। अगर वो एंशिएंट गॉडलैंड से आजाद हो गया तो वो मेरे पीछे जरूर आएगा। ये सब कहते हुए यहाँ वॉन्गलिंग ने अपने पास से एक शीशी भी बाहर निकाल ली थी। इसके अंदर थोड़ा बहुत एंशिएंट गॉड ब्लड मौजूद है, जो कि एंशिएंट गॉड बॉडी की कल्टीवेशन करने के लिए वॉन्गलिंग के काम आ सकती थी। लेकिन ये काफी नहीं होगी, क्योंकि वॉन्गलिंग को खुद को ताकतवर करना है, तो उसे अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग के लिए भी कई और सोल्स की जरूरत पड़ेगी। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग को एक डेड बॉडी के बारे में याद आया, जिसे वॉन्गलिंग ने कॉर्प्स इंसेक्ट में सालों पहले देखा था, जो कि यकीनन कॉर्प्स इंसेक्ट के किसी फाउंडिंग एंसेस्टर की बॉडी होगी। वॉन्गलिंग उसकी सोल को भी अब्सॉर्ब करना चाहता था, इसलिए वॉन्गलिंग सोच रहा था कि मुझे एक बार कॉर्प्स इंसेक्ट भी जाना होगा, ताकि मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत और इन्वेस्टिगेट कर सकूं। ये सब कहती वॉन्गलिंग फौरन वहां से रवाना होते हुए एक टेलीपोर्टेशन आरे का इस्तेमाल करते हुए काफी दूर आ गया, जहां पर आते साथ ही अचानक उसे साइड से किसी का ऑरा महसूस हुआ। और जब वॉन्गलिंग ने वहां की तरफ पलट कर देखा तो उसे वहां जावुताई दिखाई देता है, जो कि अपने स्ट्रा हेड को उतारते हुए कहता है कि हम दोनों की मुलाकात कई सालों बाद हुई। वॉन्गलिंग, क्या तुमने मुझे पहचाना? वॉन्गलिंग तो बेशक जावुताई को पहचान गया था, इसलिए वो फौरन से यहाँ जावुताई के पास आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहां पर 2 वाइन के ग्लासेस पड़े हुए थे। इसलिए वॉन्गलिंग वही पुरानी वाइन बाहर निकाल लेता है, जो कि अक्सर डैनी वॉन्गलिंग के लिए लाया करता था। और ये आखिरी जाम की बोतल थी, जिस वाइन को स्मेल करते हुए जावुताई भी पहचान लेता है, और वो कहता है कि ये तो वही पुरानी वाइन है। पुराने वक्त की चीजें अभी तक भी नहीं बदली, लेकिन वॉन्गलिंग, जब से तुमने 4 कल्टीवेशन अलायंस कंट्री को छोड़ा है, तब से लेकर अब तक तुम काफी जरा चेंज हो चुके हो। साथ ही साथ तुमने इस दुनिया में अपना काफी नाम भी बना लिया। वॉन्गलिंग यहाँ पर जावुताई की ये सारी बातें सुनते हुए उसके स्ट्रा हेड की तरफ देखता है, जिससे वॉन्गलिंग एक ही नजर में पहचान गया था कि ये मास्टर यून क्यूजी की स्ट्रा हेड है। और वो जावुताई से कहता भी है कि लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा सा मास्टर मिल गया। मुझे लगता है कि जिस फ्यूचर की तरफ मैं जा रहा हूँ तुम भी उससे ज्यादा दूर नहीं। इस पर तो जावुताई भी मुस्कुराने लगा और वो खड़े होकर वॉन्गलिंग से कहता है कि वॉन्गलिंग, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने ली युआंगफेंग को जान से मार डाला। साथ ही साथ तुमने आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के कल्टीवेशन को भी सील कर दिया। इस तरह तुमने 4 अलायंस कल्टीवेशन कंट्री का बदला ले लिया। मैं तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वॉन्गलिंग यहाँ पर जावुताई की हर एक बात सुन रहा था, और वो जावुताई से कहता है कि जावुताई, मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरा इंतजार सिर्फ ये बातें तो करने के लिए नहीं किया होगा। यकीनन तुम मुझसे कुछ और बात करना चाहते हो, तो चलो खुलकर बात करो। ये सुनकर अब जावुताई भी एक लंबी सांस लेते हुए वॉन्गलिंग से कहता है कि ये सब कुछ दिनों पहले शुरू हुआ, जब इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन वाले लोगों ने एक बार फिर से अपने रीइंकार्नेशन ट्रीज को एक्टिवेट कर दिया था। सुजाकू एम्परर ये देखकर अपने साथियों के साथ मिलते हुए फौरन से एक रीइंकार्नेशन ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंच गया, जिसे इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन की 3rd एंसेस्टर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो सुजाकू एम्परर से जीत सके। इसलिए सुजाकू एम्परर ने अपने वर्मिलियन बर्ड की फ्लेमिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पूरी की
पूरे रीइंकार्नेशन ट्री को जलाकर राख कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने थर्ड एंसेस्टर को भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। लेकिन थर्ड एंसेस्टर सुजाको एम्परर से कह रही थी कि चाहे तुम जो मर्जी कर लो, इस जंग को तो हम ही जीतेंगे। सुजाको एम्परर थर्ड एंसेस्टर की ये बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। मुझे लगता है कि तुम्हें सोच समझकर भौंकना चाहिए। और ये सब कहते हुए इससे पहले कि सुजाको एम्परर यहाँ थर्ड एंसेस्टर को जान से मार पाता, तभी अचानक कोई ऊपर से उन पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है, जिसे सुजाको एम्परर ने बेशक ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। और हमें देखने को मिलता है कि ये अटैकर असल में कोई और नहीं बल्कि मास्टर युन क्यूजी था, जो कि यहाँ पर आती है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए थर्ड एंसेस्टर को भी आजाद करवा देता है। हम देखते हैं कि थर्ड एंसेस्टर तो मास्टर युन क्यूजी को सेकंड एंसेस्टर कहकर पुकार रही थी, जिससे सुजाको एम्परर और बाकी सब लोगों को भी इस राज के बारे में मालूम हो गया था कि मास्टर युन क्यूजी असल में इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के एक एंसेस्टर है। इसलिए सुजाको एम्परर युन क्यूजी की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्या पुकारूं, युन क्यूजी या फिर इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन का सेकंड एंसेस्टर, तुम तो गद्दार हो। इस पर युन क्यूजी जवाब देते हुए कहता है कि मेरे भाई ये तो सिर्फ एक नाम ही है, तुम जो चाहो वो मुझे पुकार सकते हो। ये सुनकर तो सुजाको एम्परर ने गुस्से से मास्टर युन क्यूजी पर हमला करने की कोशिश करी, जिस अटैक को मास्टर युन क्यूजी काफी आसानी के साथ सिर्फ एक ही हाथ से ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही सर वो सुजाको एम्परर से कह रहे थे कि मेरे भाई तुम्हें अभी के लिए मुझसे नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि तुम पहले ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो। मैं तो कहूंगा कि तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर सुजाको एम्परर सरप्राइज होते हुए यहाँ मास्टर युन क्यूजी से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? अगर तुम चाहो तो तुम मेरी इस कमजोर हालत में मुझ पर हमला करते हो मुझे मार सकते हो। इस पर मास्टर युन क्यूजी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की कोई ख्वाहिश नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। जैसे कि तुम्हें ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि मैं इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन का एक एंसेस्टर हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग आपस में एक डील कर ले। हम लोग सुजाको प्लेनेट को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक हिस्सा तुम लोगों का और एक हिस्सा हम लोगों का। इस तरह हम लोग शांति के साथ रहते हुए ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर सुजाको एम्परर मास्टर युन क्यूजी की ये बातें सुनकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक मास्टर युन क्यूजी के पास मौजूद एक ब्लैकवुड के अंदर से कुछ एनर्जी निकलने लगी, जिसे देखते हुए सुजाको एम्परर और उसके साथी पीछे की तरफ हट गए और अब वो सब यहाँ से जाने लगे थे। पीछे से मास्टर युन क्यूजी भी उन्हें आवाज देते हुए कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने बाद मैं सुजाको माउंटेन पर तुम्हारा डिसीजन पूछने के लिए आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुमने फैसला कर लिया होगा। ये सारी बातें सुनते हुए दूसरी तरफ सुजाको एम्परर और उसके साथी यहाँ एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहां से चले गए। जिन लोगों के जाने के बाद मास्टर युन क्यूजी थर्ड एंसेस्टर की तरफ देखता है, जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड थी। इसलिए मास्टर युन क्यूजी एक पोर्टल को ओपन करते हुए थर्ड एंसेस्टर से कहता है कि किसी ठंडी जगह पर जाकर कल्टीवेशन करो, तुम जल्दी हील करके रिकवर कर लोगी। यह मास्टर युन क्यूजी की बातें सुनने के बाद थर्ड एंसेस्टर भी वहां से चली जाती है। अब चूंकि सब लोग जा चुके थे, तो हम देखते हैं कि मास्टर युन क्यूजी के पास से स्मोक फॉर्म में एक सोल निकलकर बाहर आ जाती है, जो सोल असल में इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर की थी। और वो यहाँ पर युन क्यूजी को देखते हुए कह रहा था कि यकीनन तुम भूले नहीं होंगे कि हमारे इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन वालों में से कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी ताकि वो सील को थोड़ा बहुत तोड़कर तुम्हें निकालते हुए सुजाको किंगडम बेच सके। ये सब कहते हुए फर्स्ट एंसेस्टर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर तुम चाहते तो तुम उसे जान से मार सकते थे, आखिर तुमने उससे यहाँ से जाने क्यों दिया? इस पर मास्टर युन क्यूजी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है क्योंकि उसके हाथ में अभी भी स्टार कल्टीवेशन हार्ड मौजूद है। जिस स्टार कल्टीवेशन हार्ड का इस्तेमाल करते हुए वो स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को कंट्रोल कर सकता है। बेशक सेकंड सुजाको ने स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को सील तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद के जितने भी सुजाको थे उन सारों ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल के सील को तोड़ दे, और अब तक वो सील काफी सारा कमजोर भी हो चुका है। बेशक ज़ूक्यूज़ी अभी के लिए स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने उसे इतना ज्यादा पुश कर दिया और उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा तो वो स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देगा। खुद को तो वो जान से मारेगा ही, लेकिन सुजाको प्लेनेट पर मौजूद बाकी सब लोग भी जान से मारे जाएंगे। और मास्टर युन क्यूजी अपनी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के 1 बिलियन मेंबर्स को मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जो सारी बातें सुनकर तो फर्स्ट एंसेस्टर के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचता। यहाँ पर मास्टर युन क्यूजी कहता है कि वैसे मैंने 4 लोगों को सिलेक्ट किया था जिन्हें मैं अगला सुजाको एम्परर बनाना चाहता था। उनमें से जो भी सुजाको एम्परर बनेगा उसी में हमारा फायदा होगा, लेकिन तुम लोगों में जरा सा भी सब्र नहीं था और तुम लोगों ने मेरे प्लान के बीच में ही इस जंग को शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब सारी की सारी सिचुएशन खराब हो गई। जो सुनकर फर्स्ट एंसेस्टर यहाँ मास्टर युन
यूनक्यूजी से सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर तुमने सुजाकू एम्परर को 3 महीने ही क्यों दिए। 3 महीनों बाद तुम आखिर ऐसा क्या कर लोगे। इस पर मास्टर यूनक्यूजी जवाब देते हुए कहता है कि ये 3 महीने काफी होंगे सुजाकू एम्परर से उसका आखिरी सहारा भी छीन लेने के लिए। जब सुजाकू एम्परर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा तब वो मेरे साथ डील करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिस डील में अगर वो सुजाकू एम्परर बना रहना चाहता है तो उसके बदले उसे स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल हमारे हवाले करना होगा। ये सुनकर फर्स्ट एंसेस्टर जवाब देते हुए कहता है कि भला सुजाकू एम्परर ऐसा क्यों करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बेवकूफ हो सकता है। इस पर मास्टर यूनक्यूजी जवाब देते हुए कहता है कि तुम उस आदमी को नहीं जानते, बल्कि मैं उसे करीब से जानता हूँ और मैंने खुद देखा है कि कैसे सुजाकू एम्परर की पोजीशन के लिए उसने अपनी ही मास्टर को जान से मार डाला था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब वक्त आएगा तो वो लालची इंसान सुजाकू एम्परर की पोजीशन के लिए कुछ भी मानने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि वो पूरी तरीके से इस जंग को हार चुका है। ये सब कहने के बाद मास्टर यूनक्यूजी ने अगले 3 महीनों में हेवनली जेट सेट के लीडर चू यूनफी पर भी हमला कर दिया था, जहां वो उसके पूरे सेट को तबाह करके साथ ही साथ उन्हें बुरी तरीके से इंजर्ड करने के बाद उनसे कहता है कि अब तुम सुजाकू प्लेनेट को छोड़कर चले जाओ वरना हम तुम्हें जहाज से मार डालेंगे। इस पर मास्टर चू यूनफी एग्री होते हुए सुजाकू प्लेनेट को छोड़कर चला गया। इसी तरह करते करते इन 3 महीनों में मास्टर यूनफी और उनके साथियों ने कई सारे लेवल 5 की कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और चूंकि अब इतनी सारी कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो सुजाकू किंगडम अकेले बच गया और इवन के सुजाकू एम्परर आखिरी असेंडेंट स्टेज का कल्टिवेटर बचा है। जल्दी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन वाले लोगों ने जो रीइंकार्नेशन ट्री के अंदर 4 स्पिरिट सीड्स लगाए हुए थे वो भी 10 लीफ शमन एंसेस्टर्स बनकर बाहर की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन को रोका नहीं जा सकता और सुजाकू एम्परर और उसका सुजाकू किंगडम यकीनन हारा जाएगा। ये सारी बातें ज़ावुताई यहाँ वांगलिंग को बताते हुए कह रहा था कि पहले ही मास्टर यूनक्यूजी ने ये सब कुछ प्रिडिक्ट करके रखा हुआ था, यानी कि सब कुछ ही मास्टर यूनक्यूजी के प्लान के मुताबिक चल रहा है। ये सब सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि ज़ावुताई मुझे बताओ क्या तुम्हें भी सुजाकू एम्परर के कैंडिडेट के तौर पर मास्टर यूनक्यूजी ने चूज किया था। इस पर ज़ावुताई जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना, मैं ऐसे 3 कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिन्हें मास्टर यूनक्यूजी ने चूज किया था। एक तो मैं हूँ जिसके पास अजूर ड्रैगन ब्लड लाइन और साथ ही साथ हर्टलेस डोमेन की पावर है। सेकंड नंबर पर है मिस जीजिन जो कि कभी कियानफेंग की कैलिड्रॉन हुआ करती थी। हम दोनों को असल में मास्टर यूनक्यूजी ने चूज किया था ताकि हम सुजाकू एम्परर के कैंडिडेट कियानफेंग और मिस ल्यूमी का मुकाबला कर सके। मगर तीसरे कैंडिडेट हो वांगलिंग तुम खुद, जिसके पास लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर है। मास्टर यूनक्यूजी को तुमसे कई सारी उम्मीदें थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं तुमसे यही कहूँ कि तुम्हें जाकर मास्टर यूनक्यूजी से मिलना चाहिए। वो तुम्हें ये सिखाना चाहता है कि इस नेदरवर्ल्ड स्ट्रा हेड को अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, जाकर मास्टर यूनक्यूजी को बता दो कि मैं उनसे मिलने के लिए फिलहाल नहीं आ सकता। ये सुनकर तो ज़ावुताई थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो जानता रहा कि वांगलिंग ने जब एक बार फैसला कर लिया तो उसके फैसले को बदला नहीं जा सकता। इसलिए वो वांगलिंग की बात मानते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये बची हुई वाइन की बोतल मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो फौरन अपने पास से एक जेट स्लिप भी निकाल लेता है जहाँ वो वांगलिंग को बता रहा था कि एक बार मेरी मिस ल्यूमी से फाइट हुई थी, जिसके डोमेन की पावर के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने इस जेट स्लिप के अंदर स्टोर कर दी है, तुम चाहो तो इसे देख सकते हो। और ये सब कहते हुए ज़ावुताई उस जेट स्लिप को टेबल पर रखते हुए वाइन उठाकर यहाँ से रवाना होने लगा। वांगलिंग भी ज़ावुताई के उस जेट स्लिप को उठाते हुए ज़ावुताई का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर जाते जाते ज़ावुताई इशारे से कहता है कि कोई बात नहीं। अब चूंकि ज़ावुताई जा चुका था तो इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग भी फौरन वहाँ से गायब होकर चला गया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को जाओ कंट्री में मौजूद कॉर्प सीन सेट कर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल किसी की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक से उस सोल ने फौरन से यहाँ पर वांगलिंग की डिवाइन एनर्जी को महसूस करना शुरू कर दिया और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसी एनर्जी है, क्या यहाँ पर कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर आ गया। तभी अचानक वांगलिंग की आवाज सुनाई थी जो कि कह रहा था कि तुम तो सोल फॉर्मेशन की मिड स्टेज के सोल हो, आखिर तुमने इतनी आसानी के साथ मेरी एनर्जी को महसूस कैसे कर लिया। इस पर वो सोल जवाब देते हुए कहती है कि प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, असल में मैं डिवाइन एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव हूँ। वांगलिंग यहाँ पर उस सोल से सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस सेट से बिलोंग करते हो। इस पर वो सोल काफी सारे रिस्पेक्टफुली वांगलिंग को जवाब देते हुए कहती है कि मेरा नाम है काओ यी डाओ और मैं माइट्रिया सेट का एक डिसाइपल हुआ करता था जो कि टियानियन प्लेनेट पर बिलोंग करता है। जो सुनकर तो वांगलिंग शॉक हो गया था और वो हैरान होकर सवाल करते हुए कहता है कि अगर तुम टियानियन प्लेनेट से हो तो आखिर तुम सुजाकू प्लेनेट पर क्या कर रहे हो। इस पर मिस्टर काओ जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और मुझे अपने लिए एक फिजिकल बॉडी चाहिए थी जो कि वहां पर काफी ज्यादा महंगी है और मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ सुजाकू प्लेनेट पर आ गया ताकि मैं यहाँ पर एक फिजिकल बॉडी को अपने लिए हासिल कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद फिजिकल
बॉडी थोड़ी सस्ती है। एक फिजिकल बॉडी को ये हासिल करने के लिए मैं कॉर्प्स इन सेट आया हुआ था। ये सारी बातें सुनकर वांगलिंग उससे सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम्हें टियान्यून प्लेनेट के बारे में कितना कुछ मालूम है। जो सुनकर तुम मिस्टर काउ जवाब देते हुए कहता है कि टियान्यून प्लेनेट पर मैं बचपन से बड़ा हुआ, वहाँ की हर एक चीज के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको वहाँ पर जाना है तो मैं आपको वहाँ के बारे में हर एक चीज बताने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा अगर ये बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अगले 100 साल के लिए मेरी सोल सर्वेंट बन जाओ। बदले में ये काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की फिजिकल बॉडी दे दूंगा। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ मिस्टर काओ अपने मन में कहने लगा कि ये आदमी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। मैंने अगर इसे ना कर दिया तो ये गुस्सा हो सकता है, इसलिए इससे पहले कि ये गुस्सा हो जाए मैं हाँ ही कर देता हूँ, क्योंकि इसी में मेरी भलाई है। वैसे भी इनाम काफी ज्यादा अच्छा है। ये सब कहते खुश होकर मिस्टर काओ वांगलिंग को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि मास्टर मुझे आपकी डील मंजूर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फर्नेस से अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए मिस्टर काओ की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद वांगलिंग फर्नेस से कॉर्प्स सेट के नीचे गहराई में मौजूद उसी लाश के पास आ जाता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी और वांगलिंग ने इसे एक बार पहले भी देखा था। यहाँ पर वांगलिंग उसकी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये अभी भी यहीं पर मौजूद है। इस बॉडी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये असेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर हुआ करता था। अगर मैंने इसके ब्लड को भी यूज कर लिया तो ये मेरी कल्टीवेशन के काफी ज्यादा काम आ सकता है। साथ ही सर वांगलिंग को उसकी सोल भी चाहिए थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बॉडी के अंदर से भी यहाँ पर वांगलिंग को आवाजें सुनाई दे रही थी, जो कि कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो। मगर वांगलिंग को उसकी मदद नहीं करनी थी, बल्कि वांगलिंग को उसका ब्लड चाहिए था, जिसके लिए वो अपने सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए उस ट्रोल की बॉडी पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, ताकि वो उसके ब्लड को बाहर निकाल सके। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वहां से कुछ व्हील्स इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते वांगलिंग पर हमला करने वाली थी, जिसे वांगलिंग ने दोबारा से सील कर दिया। साथ ही साथ वांगलिंग को एक बात तो समझ आ जाती है कि उसके सेलेस्टियल सोर्ड के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो इस ट्रोल की बॉडी को पेनिट्रेट कर सके। मगर हाँ, ये जो भी शाखे है ये यहाँ पर इस ट्रोल की बॉडी के आर पार हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं शाखों का इस्तेमाल करते उसकी बॉडी को पेनिट्रेट करूं। यही सोचते हुए वांगलिंग ने उस दरख्त की कुछ शाखों को तोड़ दिया था, जिनका इस्तेमाल करते हुए इस ट्रोल की बॉडी को पेनिट्रेट कर देता है। साथ ही साथ वांगलिंग एक शीशी के अंदर यहाँ उस ट्रोल के ब्लड लाइन को स्टोर करने लगा, जिसे देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि वाओ, ये ब्लड लाइन वाकई में काफी कमाल का है। एंशिएंट गॉड पावर्स की कल्टीवेशन के लिए ये ब्लड काफी ज्यादा काम आएगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो ट्रोल यहाँ पर वांगलिंग से बात करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। अगर तुमने मुझे यहाँ से बचा लिया तो मैं तुम्हें अपने ट्रोल क्लैन का सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर हेवन ओपनिंग आयरन दे दूंगा, जिसकी वजह से हमारे ट्रोल डीमन क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो तुम्हारा हर एक ऑर्डर मानेंगे। इवन कि मैं खुद भी तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरी मदद करती हो इस जगह से आजाद होने में, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वांगलिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था और वो लगातार इस ट्रोल की बॉडी से उसका ब्लड एसेंस निकालता ही जा रहा था, जिस पर वो ट्रोल यहाँ वांगलिंग का इंटरेस्ट जगाने के लिए कहता है कि तुम्हें तो मालूम होगा कि जायंट डीमन क्लैन के मेंबर्स की बॉडी कितनी ज्यादा खास होती है, बिल्कुल एक स्टार कंपास की तरह, जहाँ पर बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी नहीं जा सकते, वहाँ पर भी हमारे जायंट ट्रोल डीमंस की बॉडी को कुछ नहीं होता और हम आसानी के साथ जा सकते हैं। तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन कल्टीवेशन अलायंस के जितने भी ग्रेट मास्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे जायंट डीमन क्लैन के मेंबर्स की बॉडी को अपने लिए गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार हम किसी को अपना मास्टर बना ले तो हम चाहकर भी कभी उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। प्लीज मुझे बचा लो, मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए और शायद ये ब्लड तुम्हारे किसी काम आ भी जाएगा, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मेरी बॉडी के अंदर मेरा बोन मैरो भी मौजूद है, जो कि मेरे ब्लड से भी ज्यादा कीमती है। अगर तुमने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा कि तुम इस बोन मैरो को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये सारी बातें सुनकर अचानक से वांगलिंग भी रुक गया था, क्योंकि उस ट्रोल की बातों ने वांगलिंग का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसलिए वांगलिंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो ट्रोल खुद के बारे में बताता है कि मैं हूँ ली जी, जायंट डीमन ट्रोल क्लैन का एक फाउंडिंग एंसेस्टर। आज से कई सालों पहले जब इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के साथ हमारी जंग हुई थी, तब के टाइम मैंने अकेले ही 3 9 लीफ शमन्स को जान से मार डाला था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक 11 लीफ का स्पेल कास्टर आ गया, जिससे मैं जख्मी हालत में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और इसी कमजोर हालत में मेरा सामना कॉर्प्स इन सेट से हो गया, जिन्होंने मुझे कैद कर लिया। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर वांगलिंग ने उसकी बॉडी में उस दरख्त की जो शाखें डाली थी वो बाहर की तरफ निकाल लेता है, लेकिन वांगलिंग अभी भी कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि वांगलिंग को लीची की बातों का भरोसा नहीं था। इवन कि वांगलिंग ये भी समझ गया था कि लीची जानबूझकर उसे बातों में उलझा रहा है, जबकि लीची चाहता था कि वांगलिंग उसका और सारा ब्लड एसेंस निकाल ले, लेकिन वांगलिंग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वांगलिंग को मालूम है अगर वांगलिंग ने यहाँ पर लीची का और सारा ब्लड एसेंस निकाला तो इसकी वजह से लीची की डिवाइन एबिलिटी अवेकन हो जाएगी और वो आसानी के साथ
तीन शाखों से खुद को आजाद करवा सकता है। इसलिए वंगलिंग यहाँ पर लीजी से कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, आपको आजाद करवाने में मुझे ज्यादा फायदा दिखाई नहीं दे रहा, और अगर आप यहाँ ट्रैप रहते हैं तो मैं अक्सर यहाँ पर आकर आपका फ्रेश ब्लड निकाल कर जा सकता हूँ। यही मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदे की चीज है। जो सब कहते हुए वंगलिंग वहाँ से वापस की तरफ रवाना होने लगा। जो देखते हुए लीजी को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अगर वंगलिंग सिर्फ 10 मिनट तक और मेरा ब्लड एसेंस निकालता रहता तो इसकी वजह से मेरी डिवाइन एबिलिटी अवेकन हो जाती और मैं इन एंसेस्ट्रल वेन्स को फोर्स करते हुए तोड़ देता, जिसकी वजह से मैं यहाँ से आजाद हो जाता। लेकिन ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ वंगलिंग इससे पहले कि यहाँ कॉर्प्स इंसेक्ट से बाहर की तरफ जा पाता तब ये अचानक एक पिंक कलर का फॉग चारों तरफ फैल जाता है। जो देखकर तो वंगलिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो देखता है कि उसके चारों तरफ कई सारे फूल खिलकर बाहर की तरफ आ चुके थे, जो कि शायद किसी की डोमेन पावर है। तभी अचानक हमें वहाँ पर एक लड़की दिखाई दी, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन की थर्ड एंसेस्टर ही है। और वो यहाँ कॉर्प्स इंसेक्ट के कोल्ड एनर्जी में कल्टिवेशन करने के लिए आई हुई थी ताकि वो अपनी इंजरीज को हील कर सके। उसने जब यहाँ पर वंगलिंग को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए कहती है कि देखो ये मौसम कितना सुहाना है। इतने रोमांटिक माहौल में कोई ना कोई पार्टनर तो होना चाहिए जिसके साथ आप एंजॉय कर सको। और देखो मुझे एक ऐसा कल्टीवेटर मिल गया जो कि पूरी तरीके से वर्जिन है। ये कहती वो थर्ड एंसेस्टर थीसिस से वंगलिंग की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ वो उसके पास आते हुए कहती है कि कल्टीवेटर क्या कहते हो, क्या तुम मेरे साथ मजे करना चाहोगे? और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।